नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहां पे बहुत अच्छा हूं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा वो देखा संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार देखे, जातीय मान और स्थानीय मान देखा। अब आखिरी में जो बात आती है वो आती है सर आप प्रैक्टिस कराएं। तो आज मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने आया हूँ, वो भी जो अपने पुरानी परीक्षाओं में, जो अपनी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो हेडिंग है वो भी यही है, नंबर सिस्टम टाइप्स ऑफ नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने जो पढ़ा है अभी तक वो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5/0 एक खाली स्थान है, 5/0 इज ब्लैंक। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास है एक धनात्मक परिमेय, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक परिमेय या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक परिमेय। इंग्लिश में है आप पॉजिटिव रैशनल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर। यहां पे सभी जगह आप देख रहे हो, सभी जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परिमेय संख्याओं की कहानी बोली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो परिमेय लिखा है, यहाँ पे भी परिमेय लिखा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या हमने देखी थी कि P/Q के रूप में इसको लिखते थे और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 5/0। ये क्या परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। यहां पे आप देख रहे हो 0 लिखा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं। तो यहां पे हमने देखा एक धनात्मक परिमेय। जब परिमेय ही नहीं है तो ये धनात्मक कैसे हो सकती है? ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये इसका आंसर होगा। ना तो ये धनात्मक परिमेय है ना तो ये ऋणात्मक परिमेय है। तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे पता होने चाहिए। तो आपने देखा है कि परिमेय संख्याओं का हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि P/Q, वो आज हमें काम में आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारी एग्जामों में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि x² इज इक्वल टू 11/16। तो आपको निकालना है x का मान। यदि मैं यहाँ पे x का मान निकालूं तो x बराबर आ जाएगा √11/16। तो ये हो जाएगा √11 और ये हो जाएगा √16 होता है 4। तो ये हो जाएगा √11/4। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। ये लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या है परिमेय? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या, ऐसी रूट वाली संख्या जिनके परफेक्ट रूट नहीं होते हैं वो हमारी कौन सी वाली संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जो जिनके परफेक्ट रूट नहीं होते हैं वो हमारी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो आंसर हमारा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, तो ये दोनों तो है नहीं, तो आंसर क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है √25/11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमेशा याद रखो कि आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा करो और उसको देखा करो कि हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी हमारे पुराने क्वेश्चन जैसी कहानी आ गई और शायद वही ऑप्शन है, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, अपरिमेय। आप देख रहे हो कि नीचे जो है वो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्वेश्चन में शायद अभी वो नहीं लिखी हैं, एग्जाम के नाम नहीं लिखे, मगर मैं अगली बार से जो है वो डालूंगा यहाँ पे कि कौन सी एग्जाम में ये आया है। मगर ये सारे क्वेश्चन जो है जो कोई ना कोई एग्जाम में आए हैं। ठीक है, और देखते हैं निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। अपन ने इर्रेशनल नंबर की कहानी देखी थी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे बोला इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है।
अपरिमेय नहीं है वो कौन सी होगी, परिमेय। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय की बात कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कि ऐसी संख्या जिसके परफेक्ट रूट नहीं होते हैं वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, मगर तो वो नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/1, और ये कौन सी होगी, परिमेय। तो यहाँ पे यदि इस सेंटेंस की यदि अपन बात करें तो वो इनडायरेक्टली परिमेय की बात कर रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे कौन सी है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा √4। ऐसा क्वेश्चन शायद पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कराया था। ठीक है, वैसे ही कुछ और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच में कितनी अग्र संख्याएं हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अग्र संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो अग्र संख्या है वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य कोई हम अग्र संख्या कहते हैं। ठीक है, 2016-17 के व्यापम की एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो अग्र संख्या के नाम से ही पूछे गए। ठीक है, अपन ने 20 से 50 के बीच में अग्र संख्या लिखनी। मैंने आपको बताया था फिंगर काउंटिंग, कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसी का, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 20 के बाद कौन सी संख्या आती है, 23 आती है अभाज्य संख्या। अब फिर 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद कौन सी होगी, 37, 37 के बाद 39 होगी, नहीं होगी, फिर होगी 41, फिर होगी 43, फिर होगी 47, 47 के बाद 51 होगी, नहीं 51 तो जान ही नहीं है, 50 के अंदर चाहिए। ये कितनी संख्या हो गई, ये हो गई 4, ये हो गई 3, तो हो गई 7, आंसर आ गया 7। तो ये चीजें जो है ये आपको नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि आपको संख्याओं के प्रकार अच्छे से आने चाहिए, जब भी आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अपन ने अभी तक न्यूमेरिकल टाइप नहीं किया है कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हो। अभी हमें जो भी कॉन्सेप्ट पता थे वो हम लगाते जा रहे हैं, और इसी में आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि 20 से लेके 50 तक की सभी अग्र संख्याओं का औसत क्या होगा जब आप औसत पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें काम में आने वाली हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है, और आगे देखते हैं। और आगे हमने देखा क्वेश्चन लिखा है 2 और 3 के अंतराल में अपरिमेय संख्या निकालिए, फाइंड द इर्रेशनल नंबर इन द इंटरवल 2 और 3। अब अपन ने 2 और 3 लिख लिया है और अपन ने ऑप्शन देखे √3, √11, √5 और √17। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन सा आंसर। हमेशा याद रखो मैथ्स में यदि ऑप्शन की शकल क्वेश्चन जैसी ना हो तो दोनों को एक जैसा बनाओ। ये रूट में है तो वो भी रूट में बनाओ। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 को लिख दूं √4, चलेगा, चलेगा। यहां पे मैं लिख दूं √9, चलेगा, चलेगा। अब इन दोनों रूट वाली संख्याओं के बीच में रूट वाला देख लो कौन सा वाला रहेगा, √4 और √9 के बीच में √5 रहेगा, तो ये इसका आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ी सी गणित भी लगानी पड़ेगी। अब देखो बहुत सारी चीजें जो मैथ्स में है वो थोड़ी कॉमन सेंस से चलती हैं। हमेशा याद रखो दोनों को कोरिलेट कर लो कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट तो आपके काम में आएगा ही। ठीक है, और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 360 360 डिग्री नहीं है, ये 360 है। ठीक है, AQ लिख लेते हैं इंटू B² इंटू C। ये आपके पास क्वेश्चन है जहां ABC अभाज्य है, तब A एवं B का योग निकालना है। हमेशा आपको जो निकालना है वो निकालना है A + B। अब A और B निकलेगा जब तो A + B निकलेगा। अपन को बोला गया है कि अभाज्य है। क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार, 360 = AQ इंटू B² इंटू C, वेयर ABC इज प्राइम देन द सम ऑफ A एंड B। ये चीज जो लिखी है ये दर्शा रही है कि इसको आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, और वो फैक्टर जो हैं वो गुणनखंड जो हैं वो होने चाहिए अभाज्य। ABC अभाज्य में करना है। तो हमने बचपन में गुणनखंड निकालना सभी ने सीखा होगा, तो निकाल लेते हैं 360। अब हमेशा याद रखो कि जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो सबसे पहले 2 से 2 से दोगे तो 180 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, 2 को 2 का फिर 2, क्यों, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या, इसीलिए 2 करोगे तो कितनी बार जाएगा, 90। क्लियर। फिर 2 से 2 तो कितना हो जाएगा, 45। अब कैसे दे, 5 से दे दें, 3 से दे देते हैं, तो 15 × 3 = 45,
फिर 5 से दे देते हैं, या 3 से दे दो, 5 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 3 और 3 से दोगे तो आ जाएगा 1। जब तुम इसको लिखोगे तो हमने बचपन में सीखा था कि 360 बराबर 2 की पावर में कितना हो गया 3, ठीक है, और 3 की पावर में कितना हो गया, 3 की पावर में हो गया 2, ठीक है, 3 की पावर में 2 और 5 की पावर में 1। ये हमने ऐसे लिख लिया। यहां तक क्लियर? ये 1 2 3 बार आया, ठीक है, ये 2 बार आया और ये 1 बार आया, तो हमने लिख लिया। और आप देख रहे हो कि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मैच खा रही है, ठीक है। तो ये जो है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। आपसे पूछा गया ए और बी, तो अपन ने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो आंसर जो अपना है ये 3 क्या है, आज बन ही नहीं रहा है, ठीक है, 3 बराबर आ जाए तो 2 + 3 = आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर है 5, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट से ही चलता है, और मैथ्स में हमने देखा है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये चारों चीजें होती हैं, उसी को आपको लगाना है। और देख लेते हैं, हाँ, क्वेश्चन है 960 और पढ़ते हैं 960 के अद्वितीय अभाज्य विभाजकों की संख्या होगी। अब ये चीज जो है वो आपको समझ में नहीं आई होगी। अभाज्य तो समझ गया, अद्वितीय अभाज्य विभाजकों, विभाजकों का मतलब होता है भाग देने वाले, और उनकी संख्या चाहिए है। और हमने एक चीज सीखी है कि सबसे पहले अभाज्य ये इनको अपन फैक्टर के फॉर्म में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा अद्वितीय अभाज्य विभाजक, यदि अपन देखें द नंबर ऑफ यूनिक प्राइम डिवाइजर, प्राइम शब्द आ गया अभाज्य, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे भी आ जाए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल के बैठ जाएंगे। निकालते हैं पहले, ठीक है। पहले हमने 2 से दिया, 2 से दोगे तो 96 का आधा हो जाएगा 48, ठीक है, 2 से 2 24, 2 से 2 12, 2 से 2 कितने आ जाएंगे 60, फिर 2 से 2 30, फिर 2 से 2 15, अब 2 से नहीं जाएगा भैया, 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर में 1 और 5 की पावर में 1। अब यदि वो पूछ लेता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 6 और 1 7 और 1 8 हो जाता, मगर ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अद्वितीय अभाज्य विभाजक। विभाजक का मतलब होता है भाग देने वाले। यदि मैं आपसे यहां पे पूछूं कि भाग देने वाले कौन कौन से दिख रहे हैं, तो भाग देने वाला एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो आपसे इनकी संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछी है कि कितने विभाजक हैं। तो विभाजक 1 2 3 विभाजक है, ऑप्शन में है, हाँ है, आंसर आ जाएगा 3। अब आप देख रहे हो कि हमें अभाज्य संख्या आते हुए भी हमें नई चीज ट्राई करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो जब ये आपको आता है अभाज्य संख्याएं, तो कैसे और अच्छे से करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो ओल्ड अपनी एग्जाम में होती हैं, पुरानी वाली एग्जाम में होती हैं जो हो चुकी हैं, ठीक है, एसएससी के पुराने पेपर, बैंकिंग के पुराने पेपर, व्यापम के पुराने पेपर उठाएं आप और उनको करो। मैं तो आपसे यही बोलता हूं कि आप केवल यहाँ पे सीखें और दुनिया की कोई भी बुक लगाएं, ठीक है, कोई भी बुक खरीद सकते हो, लगा सकते हो, मगर बुक से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस पेपर खरीदे। पेपर में भी पुराने क्वेश्चनों के जो बंच आते हैं लाइन से, नंबर सिस्टम के साथ में, वर्गमूल के साथ में, औसत के एक साथ, तो आपको पूरा बंच मिलता है औसत का, तो औसत के पूरे क्वेश्चन कर लो। ऐसे में क्या होती है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता है उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम का बहुत अच्छा लेवल होता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है। तो आपको सब पढ़ना होता है, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाते जा रहा हूँ। ये वाली चीज समझ में आ गई, तो ये वाली लैंग्वेज कहीं पर भी लिखी आ जाए, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, तो यहाँ पे विभाजक, डिवाइजर बचपन में अपन ने सीखा होगा ये वाली चीज, तो वही वाली चीज अपन के काम में आएगी, ठीक है। और देख लेते हैं, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या तो हमें निकालती आती है, टेंशन नहीं है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम 4, पहली कौन सी है 2, 2 के बाद कौन सी है 3, 3 के बाद कौन सी है 5, 5 के बाद कौन सी है 7। शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया भी था,
मगर मैंने जो लैंग्वेज ली थी वो ली थी कि 1 से लेके 10 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, और शायद इसका आंसर 17 आ रहा था, मुझे याद भी है। ठीक है, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो आंसर है 17 है ना, जोड़ दो भैया एक बार, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है, ऐसा नहीं है कि याद है तो आपने टिक कर दिया, आप एक बार करके देख ले। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है तो भी पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दें कि संख्या 23, नोट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर 23 इज। ठीक, क्वेश्चन यहां तक है भैया, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो, पहला है एक अभाज्य संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इंग्लिश में है आप प्राइम नंबर, आ रियल नंबर, एंड इनरेशनल नंबर, आ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 23 जो है अभाज्य है क्या? हाँ है। वास्तविक है? हाँ है। अपरिमेय है? परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है भैया, ये परिमेय 23 डिवाइडेड बाय 1। तो 3 कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही, ये नहीं हो रही है। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 ये वाला सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, यदि आपको अभाज्य का, वास्तविक का, सभी संख्याओं के प्रकार आते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट तैयार करें, डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करें, नहीं बनेंगे क्वेश्चन। छोटे छोटी चीजें हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना भैया? बहुत सरल है। कहाँ सरल है भैया? यदि आप खुद सोचो कि एग्जाम में चाहे रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो, चाहे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो, एक ही नंबर मिलते हैं। यदि 1 नंबर की एग्जाम है, 2 है तो 2। ऐसा तो नहीं है कि भैया रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी होती है 3 नंबर दे दो, ऐसा नहीं है। चाहे नंबर सिस्टम का करो, चाहे रेलगाड़ी का क्वेश्चन करो, आपको वही नंबर मिलेगा जो डिसाइडेड है। ठीक है, दोनों के सेम, 2 तो 2, 3 तो 3, 1 तो 1। क्लियर? तो आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। और देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 156 का अग्र गुणनखंड निकालिए। आपको इसके अग्र, अग्र का मतलब हमने अभी सिखाया, क्या होता है अग्र? प्राइम। इंग्लिश में बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे अलग अलग नाम से नहीं आता, प्राइम तो प्राइम। अब गुणनखंड निकालते हैं, और ये ऑप्शन है, मीस आपको यहाँ पे फिर फैक्टर निकालने हैं। 2 से भाग दो, 2 से दोगे तो 7 बार, और ये 8 बार। ठीक है, फिर 2 से दो, तो 2 तिया 6, बच गए कितने? 1, तो ये हो जाएगा 9 बार। अब डायरेक्ट 13 से दो, 13 3 39, 3 से 1 बनाओगे तो 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 1, और 13 की पावर में 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 की पावर में 2, 3 1, ये वाला आंसर। आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अभी तक अभाज्य संख्याओं के बने हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते भी उसी के हैं, और परिमेय अपरिमेय के आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब जो गुणनखंड की अपन बात कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमेशा याद रखो कि आपको देखना है कि अभाज्य है 2 अभाज्य, 3 अभाज्य है, 11 अभाज्य। अब गुणनखंड का मतलब होता है 2 कितनी बार आया है? 11 बार। 3 कितनी बार आया है? 11 बार। 11 कितनी बार आया है? 1 बार। और ये होती है इनके गुणनखंडों की संख्या। इनको जोड़ दो, 11 दूनी 22 और 1 23, तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। अब आप बोलते हो कि कठिन होते हैं क्वेश्चन, आपको यदि अभाज्य संख्याएं पता नहीं होती तो आप कैसे निकालते? छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है, मगर आपको आने चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये भी वही। अब मगर यहां पे एक चीज याद रखो, ये संख्या 15 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना होगा। तो हम लिखते हैं, हमेशा अभाज्य में बनाना है। 40 को यदि हम ऐसा लिख दे 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, अब करना है कितना? 10 और, तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 5 इंटू 2 हो गया क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, और पावर में ये 2 लिखी है। ठीक है, और 15 को तोड़ो तो 5 3 15, 5 और 3 दोनों अभाज्य है? हाँ है। क्लियर? 17 खुद में अभाज्य है? हाँ है। और 18 को तोड़ दो, 9 दूनी 18, 9 को भी तोड़ देते हैं, एक काम करो, 9 को भी यदि अपन ने तोड़ा तो 9 को तोड़ दो 3 में, हो जाएगा ग्रीन कलर लो, 3
इंटू 3, 3 तिरका 9 हो गए और 9 दूनी 18। ठीक है, भाई के पास में आ गए अपन। अब इनको कैसे गिनना है, देखो इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट पावर, 2 के पावर 2 के पावर 5 की पावर में 2, 2 की पावर में 2, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कितने आदमी हैं 4, और 4 की पावर में कितने हैं 2, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, ऐसे भी कर सकते हो। या इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 2, 2 की पावर में 2, तो ये कितने हो गए 8 हो गए। तो इनके हो गए 8। यहाँ पे देखो 2 आदमी 2 दूनी कितने हो गए 4, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 की पावर में 2 है और 3 की पावर में 2 है, 2 और 2 कितने हो गए 4 गुणनखंड हो गए। 17 की पावर में 9 है तो 9 ही लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 की पावर में भी 2 है, 3 की पावर में भी 2 है, 2 की पावर में 2 है, तो कितने हो गए 6, या डायरेक्ट गिन लो आदमी कितने हैं 3, 3 दूनी कितने हो गए 6, और इनको जोड़ दो। ये गुणनखंडों की संख्या होती है। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो गुणनखंड है, जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आया, वो होती है गुणनखंडों की संख्या। संख्या निकालना हो जब, यदि गुणनखंड निकालना हो तो अपन ने पुराने क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जोड़ा 6 और 4 10 और 9 हो गया 19, 19 और 8 हो गया कितने 19 और 8 27। ठीक है, तो ये होगा 27, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे संख्याओं के प्रकार पे बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन कर सकते हैं, मगर आज के लिए जो है वो अपन इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और है क्वेश्चन क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए जो है अपन ये चिड़िया जैसे उड़ी है, ठीक है, वैसे ही हम भी यहाँ से उड़ते हैं। ठीक है, अगली क्लास में जो है वो हम संख्याओं के प्रकार तो खत्म हो चुकी हैं, नंबर सिस्टम में जो अगला टॉपिक होगा उसको लेके आएंगे, और वैसी कहानी रहेगी, पहले मैं आपको सिखाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन जो है मैं कराता हूं वो एग्जाम वाले होंगे, और यहाँ से सीखने के बाद आपको यदि कोई लगता है कि हमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं, हमारे टेलीग्राम है, हमारा यूट्यूब है, सारी जगह आप कहीं पर भी हमसे मिलके जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, संख्या पद्धति का अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ अपन मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।